आज के इस क्लास में आपको क्लास 10th का आपको बताएंगे संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सभी चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए इसका पार्ट 1 है। जो पहला आपका जो प्रश्न है कि मंगलम कहाँ से संकलित है। ठीक है, मंगलम पाठ से है, तो मंगलम कहाँ से संकलित है आपको बताना है। तो जो आपको बता दें, जो मंगलम है वो आपको उपनिषद से संकलित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मंगलम कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। जो अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, बताइए। जो मंगलम पाठ है उसमें कितने मंत्र है? टोटल 5 मंत्र है। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो जो उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो कौन है, बताइए। जो महर्षि वेद व्यास है वो उपनिषद के रचनाकार हैं। राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। अगला जो प्रश्न है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो जो मंगलम पाठ के लेखक जो रचनाकार कौन है, बताइए। तो महर्षि वेद व्यास। ठीक है, उपनिषद और मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास है। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि अणु से छोटा कौन है। ठीक है, अणु से छोटा कौन है? आत्मा। ठीक है, अणु से छोटा कौन है? आत्मा। राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। ठीक है, तो बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। अब प्रश्न है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। ठीक है, तो क्या स्थित है? तत्व स्थित है। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ठीक है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है दोस्तों, बताइए। तो इसमें जो बताया गया है वो क्या बताया गया? मुंडकोपनिषद में बताया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद। राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से होता है। क्या है? सत्य से होता है। राइट आंसर ये सही हो जाएगा, सत्य से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है सत्य से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। राइट आंसर सी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं। ठीक है, तो मृत्यु को बस में कौन करते हैं? विद्वान कर लेते हैं। ठीक है, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु को भी बस में कर लेते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। जो अगला प्रश्न है कि उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। ठीक है, तो उपनिषद कैसा ग्रंथ है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष का। क्या? परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया है। राइट आंसर बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है यहाँ पे। ठीक है, तो उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है, बताइए। उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। कितना है? 108 है। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। ठीक है, तो किसमें किया गया? कठोपनिषद में किया गया है। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। ठीक है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ईशावास्योपनिषद में किया गया। राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया है। ठीक है, तो किसमें बताया गया है? आपको बताया गया है श्वेताश्वतर में बताया गया। क्या? श्वेताश्वतर में बताया गया है आपको ज्ञानी और अज्ञानी लोक में अंतर बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो सत्य का जो मुंह है जो किस पात्र से ढका हुआ है? आपको ढका गया हिरण्मय पात्र से। सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका गया। और राइट आंसर आपको बिल्कुल आपको ये सही हो जाएगा, हिरण्मय पात्र से ढका गया है। ठीक है, चलिए जो अगला जो प्रश्न है कि सत्य का खजाना कहाँ है। ठीक है, तो सत्य के खजाना कहाँ है, बताइए। तो आपको देवलोक में। सत्य खजाना कहाँ है? देवलोक में। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि पाटलिपुत्र वैभव में किस पाठ का वर्णन किया है, बताइए। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र का किया गया है। राइट आंसर आपको डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि मेघा स्थनीज पटना किसके समय में आया था। ठीक है, किसके समय में आया था? कौन से समय में आया था? कौन थे वहाँ को? ठीक है, तो किसका हो जाएगा राइट आंसर इसका? आपको बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे
मेघास्थनीज पट्टनायक थे। ठीक है, चलिए जो अगला प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है बताइए, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का क्या नाम है। तो इसका जो पटना का नाम था वो क्या था, बता दें आपको, पाटलिपुत्र था। राइट आंसर सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर जो आपका प्रश्न है वो देखिए कि कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो आपको सब जानते हैं बिहार राज्य की राजधानी है। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए जो अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। आपको सब पता है कि पाटलिपुत्र है वो गंगा नदी के किनारे है। राइट आंसर बिल्कुल है, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। ठीक है, तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी सही हो जाएगा, पाटलीग्राम। ठीक है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था, पाटलीग्राम। राइट आंसर बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। आपको पता है कि कहाँ है, पाटलिपुत्र में है। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल डी सही है, गंगा नदी पर जो है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पालिका देवी कौन है पटना पटना नगर के, तो पटन देवी है। राइट आंसर बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्या है कि यहाँ पे कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी सही हो जाएगा, दामोदर गुप्त है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ठीक है, तो राजशेखर की रचना कौन सी है, कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए सही हो जाएगा, काव्य मीमांसा। आपको इस तरह से पूछ सकता है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो क्या हो जाएगा, राजशेखर। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है। तो किनका है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के, क्या गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थलीय है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो कौन था, मौर्य वंश के संस्थापक था। राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आपको ऐसे हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी किस दिशा में बहती है। ठीक है, तो किस दिशा में बहती है, उत्तर की दिशा में। राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। ठीक है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, बुद्ध काल में। किसमें, बुद्ध काल में था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि यूनान का राजदूत कौन था। ठीक है, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित। तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, पटना में। आपको सबको पता है, राइट आंसर बिल्कुल सी को सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी सही हो जाएगा, मध्य काल में। किस काल में, मध्य काल में। राइट आंसर बिल्कुल आपको बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा, पतन से। ठीक है, चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, पतन से। अगला प्रश्न है कि गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर कहाँ है, पटना। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना। ठीक है, पटना का इतिहास कितना पुराना है, लगभग 2500 वर्ष। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि आलस कथा के रचयिता कौन है, यानी आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा, विद्यापति। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति। अगला जो प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, तो आलस कथा पाठ आपका पुरुष परीक्षा से संकलित है। राइट आंसर बिल्कुल 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वीरेश्वर कौन था। ठीक है, वीरेश्वर कौन था, 44 नंबर प्रश्न है। तो वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था। राइट आंसर बिल्कुल 20 सही हो जाएगा, वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो वीरेश्वर इसी प्रश्न को इस तरह से पूछ दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि मैथिल कवि कौन था। ठीक है,
मैथिल कवि कौन था? इसमें आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी सही हो जाएगा, विद्यापति। मैथिल कवि कौन था? विद्यापति। चलिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ठीक है, तो कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति थे, राइट आंसर। बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध थे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि अलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, बीरेश्वर। कौन देते? बीरेश्वर, राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आलसी पुरुष कितने थे? ठीक है, आलसियों की कुल संख्या कितनी थी? यहाँ पे आपको बताया गया है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, 4। कितने थे? आलसी पुरुष 4 थे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है 50 नंबर की आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है यहाँ पे? ठीक है, तो किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का वर्णन किया गया है, राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला पार्ट आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।